जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डॉक्टर इलियास हम बात कर रहे थे। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा कि जो फिज़िकल इलनेसेस हैं, फिज़िकल इलनेसेस में जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है, शुगर है या दिल की बीमारियां हैं, तो वो भी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी दवाई आपने खानी पड़ती है, एहतियात अपनी करनी होती है, केयर अपना करना होता है और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरह से ये जो क्रॉनिक साइकोसिस टाइप की इलनेसेस होती हैं या शिज़ोफ्रेनिया मालिकुलिया वाले जो मरीज़ होते हैं, तो उनमें भी ज़्यादातर अगर मरीज़ अपना ख्याल रखें, उनको सोशल सपोर्ट अच्छी हो, फैमिली सपोर्ट हो, दवाइयों पे हो, तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिल्कुल जैसे लोग गुजार रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उनका इलाज करवाते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, कहीं भी तकलीफ होती है, तो दिमाग भी तो आपके जिस्म का ही हिस्सा है, बल्कि सुपीरियर हिस्सा है। दिमाग आपके बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है, सारे फंक्शंस वहीं से हो रहे हैं। आप जितना सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बस एक पागल का जो एक स्पॉट है ना, एक ऐसा धब्बा जो लोगों को इतना डरा चुका है, अब लोगों के माइंड से इस चीज़ को निकालना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास वो नहीं जाता जो पागल होता है। दिमागी भी मसला हो सकता है, जैसे आपके दूसरी बॉडी पार्ट्स में मसला होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो शिज़ोफ्रेनिया या मालिकुलिया की बीमारी है, ये हम कहते हैं 1% है। 1% से मुराद ये कि 100 में से एक बंदे को होनी है, वो भी लाइफ टाइम में। मगर जो इस बार जो प्रीवेलेंस लेते हैं, प्रीवेलेंस इंसिडेंस जब इसका लिया गया, तो ये थाउजेंड्स में से 8-10 लोगों के में हुई। वरना ये कहा जाता है कि 100 में से लाइफ टाइम जो भी ज़िंदगी है, उसमें 100 में से किसी भी एक बंदे को होनी है। जबकि जो बाकी जो इलनेसेस हैं, जैसे हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, तो उसका प्रीवेलेंस तो मतलब 6-7 गुना इससे ज़्यादा है। तो ये जनरली रेयर है। लेकिन जो बाकी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट के पास जो बाकी आते हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस यूज़ और बाकी जो मसाइल हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा है। ये सबसे कम होता है, लेकिन अब क्योंकि ये क्रॉनिक है, परसिस्टेंट है, चलने वाला होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, तो इसलिए स्टिग्मेटाइज ये बहुत ज़्यादा हुआ है। चलें, इस पे हमने सिम्टम्स पे बात कर लिया है, इसके एग्ज़ाम पे हम बाद में बात करते हैं। जी डॉक्टर आतिफ, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नॉर्मली भी लोग ऐसे होते हैं, जैसे बात हो रही थी डॉक्टर इलियास से, कि लोग इस बीमारी में ख़ुद से बातें बहुत करते हैं। तो ख़ुद से बातें करना ये शिज़ोफ्रेनिया का ही सिम्टम है या ये कोई नॉर्मल वे भी हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तन्हाई पसंद होते हैं और जो अकेले में ख़ुद से बात करना पसंद करते हैं, तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल रूटीन का पार्ट है, या वो भी कोई बीमारी ही है? बहुत शुक्रिया जी इस प्रोग्राम में बुलाने का, और बड़ा अच्छा आज का टॉपिक था, और डॉक्टर इलियास ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे शिज़ोफ्रेनिया के पूरे स्पेक्ट्रम को, उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट को बता दिया। अब जो आपका सवाल है कि ये लोग तन्हाई पसंद होते हैं या ख़ुद से बातें करते हैं, तो वो इस असल में शिज़ोफ्रेनिया और बहुत सारी और बीमारियों का हिस्सा है। जैसे मैं जिक्र करूँगा, एक भूलने की बीमारी, जैसे हम डिमेंशिया कहते हैं, जिसमें भूलने की बीमारी आमतौर पे 50-60 साल से जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको होती है, तो उसमें भी आमतौर पे जो है आपके डिल्यूजन्स वगैरह भी होती हैं, हेलुसिनेशन भी होती हैं, उनकी थॉट का भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई एक चेंजेस आती हैं, या तो ब्रेन एज के साथ सिकुड़ जाता है, या ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी, कोई ट्यूमर, या एक बीमारी जिसमें हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, ब्रेन में एक ख़ास पानी होता है जिसे हम CSF कहते हैं, तो उसकी मिकदार अगर बढ़ जाए तो उसका नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस की बीमारी होती है। तो उसमें कोई ना कोई हमें पैथोलॉजी कह लें, या जिसे हम कह रहे हैं ऑर्गेनिक प्रॉब्लम कोई होता है ब्रेन के अंदर। तो अगर कोई ब्रेन के अंदर की ऑर्गेनिक प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपको इनिशियली आपको ऐसी सिम्टम मिलेंगे जो कि शिज़ोफ्रेनिया में मिलती हैं। उसमें सिम्टम सेम ही होते हैं, सिम्टम सेम भी होती हैं और थोड़ा फ़र्क भी होता है, लेकिन आमतौर पे वो इसी तरह प्रेजेंट करता है। और बाज़ दफ़ा जो है डॉक्टर इलियास से इत्फाक करेंगे, कुछ पेशेंट जो कि हैं अल्जाइमर डिजीज़ के होते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं या डिमेंशिया के प्रेजेंट करते हैं, तो उनको शुरू में शिज़ोफ्रेनिया के तौर पे ट्रीट किया जा रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनका CT स्कैन या MRI स्कैन जब कराते हैं, तो उसमें पता चलता है कि ब्रेन के अंदर कोई ख़ास पैथोलॉजी है, जिसके लिए हमें न्यूरो सर्जन की हेल्प लेना पड़ती है, और वो न्यूरो सर्जन उसको सर्जरी के ज़रिए डायसेक्ट करके उसको रिमूव करने के बाद जो है वो उसकी सिम्टम ठीक हो जाती है। अच्छा, इसका इलाज जो है वो सर्जरी के ज़रिए होता है? जी, अगर वो मैंने बताया, अगर कोई ऐसी सिम्टम है जिसके अंदर कुछ ब्रेन के अंदर पैथोलॉजी है जो कि मिमिक कर रहा है, या जो कि मिलता जुलता है सिम्टम्स के लिहाज से शिज़ोफ्रेनिया के साथ। और बाद हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं, इवन कुछ साइकेट्रिस्ट से भी अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, या पेशेंट की कंप्लाइंस ना होने की वजह से, जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो आपको उसमें शक पड़ रहा होता है कि शायद इसको शिज़ोफ्रेनिया को या बिहेवियर प्रॉब्लम है। लेकिन ये बिहेवियर प्रॉब्लम या जो डिल्यूजन एलूजन की जैसे बात की डॉक्टर इलियास ने, या जो उसका थिंकिंग का जो
पैटर्न है, जो शक का पैटर्न है, या जो उसकी एक तरह की सोच जो नेगेटिव हो गई है, तो वो बाद ऑर्गेनिक प्रॉब्लम में होती है। तो डॉक्टर आमतौर पे उसको कहते हैं कि आप सीटी स्कैन करा लें, एमआरआई करा लें, लेकिन वो नॉन अफोर्डेबिलिटी की वजह से वो नहीं करा सकते, या पेशेंट किसी अगर रिमोट एरिया में है, इंटीरियर सिंध में है, या पंजाब का कोई इलाका है जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑन टाइम वो नहीं करा सकते, तो वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अल्टीमेटली फिर खुदा न खास्ता उनको फिट्स पड़ सकते हैं, उनको झटके लग सकते हैं, कुछ बीमारी बढ़ जाती है। तो फिर अल्टीमेटली जब आप उसका स्कैनिंग करते हैं तो पता चलता है जी इनको तो ब्रेन के अंदर ट्यूमर था, या इनको ब्रेन के अंदर कोई फसोली थी, या इनको हाइड्रोसेफेलस था, तो फिर उसका इलाज न्यूरो सर्जरी के जरिए किया जाता है। तो ये एक तरह का होता है कि डायग्नोसिस जो होता है वो हमें जो शिज़ोफ्रेनिया का करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना होता है कि कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑर्गेनिक मसला तो नहीं है। तो उसके लिहाज से जो आपने प्रॉब्लम की जो बात की, तो उसमें कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको ओवरलैपिंग उसमें होती है, लेकिन आमतौर पे जो शिज़ोफ्रेनिया की जो डायग्नोसिस है वो आमतौर पे क्लिनिकल होती है। अगर आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाएं तो अगर वो प्रॉपर वे में उसको हिस्ट्री दें, और यहाँ पे हमारे ये भी होता है कि लोग इसकी हिस्ट्री को छुपाते हैं। पेशेंट तो खुद बताने के काबिल होता नहीं है क्योंकि उसकी इनसाइट नहीं होती, डर रहे होते हैं, लोगों को खौफ होता है एनवायरनमेंट से, खानदान से, लोगों से। जब वो जो स्टिग्मा की जो बात हो रही थी, तो स्टिग्मा की वजह से कुछ चीज़ें नहीं बताते, उसको मास्क करते हैं, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से फिर हमें डायग्नोसिस में प्रॉब्लम होती है। तो अगर एक प्रॉपर हिस्ट्री इनकी मिल जाए और आप किसी अच्छे मुस्तनद साइकेट्रिस्ट के पास अगर आप जाएं, तो प्रॉपर डायग्नोसिस जो होती है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है जो कि जैसे डॉक्टर इलियास ने बताया कि लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन उसको हम बहुत हद तक मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री मालूम करने का तरीका क्या है कि वो खुद ही बताएं, या मतलब और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक हिप्नोटाइज करके आप डिफरेंट चीज़ें उसकी मालूम कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री में जा सकते हैं, उसके पास्ट में जा सकते हैं, तो इस तरीके को अप्लाई किया जाता है या मतलब नहीं? देखिए, अगर शिज़ोफ्रेनिया की अगर बात करेंगे तो उसमें तो पेशेंट खुद से हिस्ट्री देने के काबिल होता नहीं, क्योंकि उसकी इनसाइट नहीं होती, उसका कॉन्टैक्ट विद रियलिटी नहीं होता। तो अल्टीमेटली हमें विटनेस अकाउंट या उसके जो अटेंडेंट हैं, जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसके स्पाउस हैं, उसी से हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है। तो प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, और फिर जहाँ तक हिप्नोटाइज का तो इसमें खास सच रोल नहीं है, वो तो फिर एक हिप्नोसिस तो एक अलग थेरेपी है, जो कि आजकल मेंटल डिसऑर्डर में बहुत सारी जगहों में, हमारे मुल्क में भी अप्लाई हुई है, यहाँ पे भी हो रही है। तो वो तो एक अलग थेरेपी का प्रोसेस है, जो कि जो हिप्नोथेरापिस्ट जो होते हैं, जो सर्टिफाइड हिप्नोथेरापिस्ट होते हैं, वो इस ट्रीटमेंट को अप्लाई करते हैं। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और उसके भी गुड टू एक्सीलेंट रिजल्ट होते हैं। लेकिन आपको उस थेरेपी के साथ आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी को भी जारी रखना पड़ता है। सिर्फ आप हिप्नोसिस से उनको ठीक नहीं कर सकते, आपको फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो कि एक साइकेट्रिस्ट देता है, और फिर हिप्नोथेरेपी है, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आपको हेल्प चाहिए होती है। जैसे आपने कहा, उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाके उसकी ब्रेन को रीड करना होता है कि उसके कौन से ऐसे चाइल्डहुड के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे जो कि उसके थॉट के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और फिर अल्टीमेटली उसके बिहेवियर में आ रहे हैं, इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल इफेक्ट आ रहा है। तो फिर उसके लिए असल में हमें प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, और फिर उसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के ज़रिए, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का डॉक्टर इलियास ने नाम लिया, तो फिर हम वो उसको अप्लाई करते हैं, और उससे फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, फिर उससे आउटकम अच्छा आता है। फिर अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि पेशेंट की ड्रग्स पर डिपेंडेंसी भी कम हो जाती है। जैसे कुछ ड्रग्स हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या और कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कोई खातून है वो उनको प्रेगनेंसी है, तो उसमें आप कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते, आपको अवॉइड करनी होती है मेडिसिन। तो अल्टीमेटली फिर आपको साइकोथेरापिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, या हिप्नोथेरापिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, ताकि उनके मेडिसिन की उनकी डिपेंडेंसी कम से कम हो सके, और उनके जो इनकमिंग जो फीटस है, जो बच्चा जो पैदा होने वाला है, उस पर कम से कम इफेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर इलियास, शिज़ोफ्रेनिया की कितनी इकसाम है? अगर हम इसकी इकसाम की बात करें तो कितने किस्म की होती है ये? एक्चुअली जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, और उसमें जो क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर है वो स्किज़ोफ्रेनिया है। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो हम आमतौर पर WHO की क्लासिफिकेशन को भी हम फॉलो करते हैं, और एक APA जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उसकी क्लासिफिकेशन भी वर्ल्ड वाइड चलती है। अब उसमें आमतौर पर जो WHO की जो क्लासिफिकेशन होती है वो ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, करंट जो उसका वर्जन है वो ICD-10 चल रहा है, जबकि अभी ICD-11 भी आ चुका है। और जो अमेरिकन क्लासिफिकेशन है वो DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और उसका भी जो वर्जन है वो आजकल 5th आ गया है, 5 वर्जन है। तो जो अमेरिकन क्लासिफिकेशन है, जो 5th वर्जन है, उसने इस क्लासिफिकेशन सबको मर्ज करके एक ही डायग्नोसिस दे दी है, वो है शिज़ोफ्रेनिया। जबकि जो ICD-10 अभी चल रहा है, या ICD-11 आया है, तो उसके हिसाब से इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली 5 किस्म की स्किज़ोफ्रेनिया होती है।
ये इसके अदर देन हमने जो कहा था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो हैं उनको मिला के। अच्छा। तो सबसे पहले तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जो जिनमें डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कॉमन होता है। अब पैरानॉइड डिल्यूजन के बाद हैबीफ्रेनिक डिल्यूजन, हैबीफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया या डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया जो है, इसकी प्रोग्नोसिस सबसे वर्स्ट होती है, मतलब सबसे कम ठीक होने वाली जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो ये डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप वाली होती है। इसमें पेशेंट क्या कर रहा इसमें होता है? पेशेंट यूजुअली इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के साथ प्रेजेंट करता है। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग से मुराद ये होती है कि जो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स के साथ होता है। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर हम उसको कहते हैं कि जिसमें पेशेंट सेल्फ मम्बलिंग कर रहा होता है, अपने आप से बातें कर रहा होता है, जो उसकी बातें हो वो समझ नहीं आ रही होती, या उसके मुख्तलिफ कुछ मेडिकल जार्गन होती है जो कि मैं यहाँ पर जानबूझ के वो नहीं कर रहा कि सर्कमस्टेंशियलिटी उसमें आ जाती है, टेंजेंशियलिटी आ जाती है। ये उसकी क्योंकि थिंकिंग जो पैटर्न है, वो जो सोच रहा होता है वही बोल रहा होता है, और वो अल्फाज, उसका पूरा जुमला कोई सेंस नहीं बन पाता। सही। तो इस तरह से ये उसमें होता है। वो साथ में उसके नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं कि वो सोशली विथड्रॉन होता है, सेल्फ हाइजीन नहीं होती, अपना ख्याल नहीं रख पाता, सफाई सुथराई का कुछ नहीं होता। तो ये खाने पीने का और ये अर्ली एज भी होती है। मतलब ये कि इनकी प्री मॉर्बिड जो पर्सनैलिटी होती है, वो बीमारी से पहले वाली शख्सियत भी इनकी कोई खास अच्छी नहीं होती, और ये छोटी उम्र में हो जाती है, जो कि आम तौर पर हम शिज़ोफ्रेनिया के लिए कहते हैं कि ये 15 से लेकर 35 साल के दरमियान होती है। लेकिन जो डिसऑर्गेनाइज्ड या हैबीफ्रेनिक है, ये बचपन में भी हो जाती है कि ये 10-11 साल की उम्र से ही ये सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि ये सबसे कम जिसकी प्रोग्नोसिस है या सबसे कम ठीक होने वाली जो शिज़ोफ्रेनिया है वो होती है। एक अनडिफरेंशिएटेड टाइप होती है कि जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये पैरानॉइड है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, या ये कुछ और है। और एक सिंपल शिज़ोफ्रेनिया भी होती है कि सिंपल शिज़ोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट होता है वो भी आपको मतलब जो सिम्टम्स होती हैं वो हम ये कहें कि उसमें कुछ पैरानॉइड सिम्टम होंगी, कुछ अनडिफरेंशिएटेड होंगी, कुछ डिसऑर्गेनाइज की होंगी। दवाई से बेहतर हो जाएगा, लेकिन एक डेफिसिट रहेगा, वो डेफिसिट स्टेट उसकी कंटिन्यूस रहेगी, वो कंटिन्यूस उसके लाइफ लॉन्ग उसके लिए रहती है। तो जो डिसऑर्गेनाइज्ड और सिंपल है, ये भी एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होती है कि दोनों की प्रोग्नोसिस जो होती है वो अच्छी नहीं होती। लेकिन फिर इसमें अच्छी बात ये है कि एक तो ये क्रॉनिक साइकोसिस ही कम है, दूसरा जो कम है उसमें से सबसे ज़्यादा पैरानॉइड टाइप है, और वो पैरानॉइड टाइप की जो प्रोग्नोसिस है वो एक्सीलेंट है। अगर जल्दी से उसकी इंटरवेंशन की जाए तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर इलियास। डॉक्टर आतिफ, आपसे पूछना चाहूँगी कि लोग ज़्यादातर जो है वो सोचते हैं, ओवर थिंकर होते हैं, तो वो ज़्यादातर मनफी सोचते हैं, मस्बत नहीं सोचते। तो इसकी क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर है उनकी लाइफ का कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा होगा, तो किस तरीके से मनफी सोच को मस्बत में चेंज किया जा सकता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक के बाद हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद आपसे यहीं से मिलते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।